गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 का संस्कृत हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पुस्तक का नाम है संस्कृत गद्य भारती। संस्कृत गद्य भारती का आज पाठों का हिंदी में सारांश देखेंगे, जिसका पहला पाठ है। पहले पाठ से प्रश्न बनता है। प्रश्न है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि नामक पाठ का सारांश। पहला पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि जो है उसका सारांश यानी हिंदी में एक प्रकार से अनुवाद करना है, सारांश लिखना है, जिसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय प्रतीक। तो कहा सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुएं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार की जाती है। जिन प्रतीकों में उस देश का गौरव, चारित्रिक विशेषताएं व गुण प्रकट होते हैं, वे ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। यानी सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुएं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार की जाती हैं। हम कह सकते हैं सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुएं जो होती हैं वे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। जैसे भारत का ले ले। अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज। भारत अर्थात भारत राष्ट्र के विशेषताओं से युक्त होने के कारण कुछ विशेष वस्तु, जीव जो है वह राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय पक्षी, तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन क्यों है, किस विशेषता के कारण है? तो जो मोर है वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत ही सुंदर और मधुर भाषी है, जो विषैले सांपों को खाता है। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति है जो सबके साथ मधुर व्यवहार करती है, लेकिन जो राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र के लिए राष्ट्र के अखंडता के लिए घातक होते हैं, उन्हें सर्प के समान नष्ट कर देना चाहिए। अतः इस विशेषता के कारण, वह मधुरभाषी होने के कारण, विषैले सांपों को खाने के कारण, विषैले सांप को खाकर वह संदेश देता है भारत की संस्कृति का कि जैसे सांप मानव के लिए हानिकारक है, उसी प्रकार से भारत माता की अखंडता के लिए जो विनाशकारी है उसे नष्ट कर देना चाहिए। अपनी इन सब विशेषताओं के कारण मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु किस विशेषता के कारण इसे राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया? पहले है कौन? तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह अपने लक्ष्य के प्रति सदा सचेष्ट, सदा सावधान रहने वाला, अपने सीमा में ही विचरण करने वाला पशु है, जो अपने लक्ष्य के प्रति सदा सचेष्ट, सावधान रहता है। इसलिए इसे पशुओं में राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया है। अगला है राष्ट्रीय पुष्प। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो कमल है वह हमारा राष्ट्रीय पुष्प स्वीकार किया जाता है। कमल अपनी कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता, पवित्रता के लिए अति लोकप्रिय है। यह कीचड़ में उत्पन्न होकर के शरद ऋतु के मौसम में जल को पाकर के खिलता है, विकसित होता है। इस प्रकार से यह हमें संदेश देता है कि जैसे मैं कीचड़ में उत्पन्न होकर शरद ऋतु को पाकर, जल को पाकर के विकसित होता हूँ, खिलता हूँ, उसी प्रकार से यह संदेश देता है कि मेरे समान आप भी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह
भारत राष्ट्र का हो या संसार का कोई भी व्यक्ति, निम्न कुल में जन्म लेने पर भी उपयुक्त अवसर को पाकर के वह अपना प्रगति कर सकता है। जैसे कहता है कि मैं कीचड़ में उत्पन्न होकर, अब कीचड़ कोई जाना पसंद करेगा कीचड़ में? नहीं, लेकिन कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है। शरद ऋतु को मौसम को पाकर वह बहुत ही सुंदर खिलता है। इस प्रकार संदेश देता है वह कि कोई किसी भी कुल में, निम्न कुल में, गरीब के घर, दरिद्र के घर अगर जन्म लेता है तो भी वह उपयुक्त अवसर को पाकर के, अनुकूल वातावरण को पाकर के वह अपना विकास कर सकता है। अगला है राष्ट्रीय गान। सभी राष्ट्रों का गान होता है, उसी प्रकार से भारत का भी राष्ट्रीय गान है। तो हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे, सबको पता है। कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस राष्ट्रगान में भारत के विभिन्न प्रांतों का, विभिन्न पर्वतों का, विभिन्न नदियों का, देश की विशालता का, देश की अखंडता का, सांस्कृतिक गौरव का वर्णन किया गया है, जो हमें देश के पर्वतों, नदियों, गौरव, संस्कृति का स्मरण कराता है। अगला और लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं इस पाठ से, राष्ट्रीय ध्वज। तो हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, जो 3 रंग से बना है। जो राष्ट्र ध्वज हमारा तिरंगा 3 रंग से बना है, वो हमें हमारे सुख का, समृद्धि का, त्याग का, शौर्य का बोध कराता है। इस प्रकार से हम अस्माकं राष्ट्रीय पतकानी नामक पाठ का सारांश वर्णित कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।